वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग। और ये है कोरिया वीज़ा पे एक वीडियो जो कि मैं कुछ टाइम के बाद बना रहा हूँ। उसका रीज़न बहुत साफ है कि जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है। रिजेक्शन रेट भी है और सक्सेस रेट भी है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें हैं। दबा के रिजेक्शंस आते हैं, दबा के वीज़ा अप्रूव भी हो रहे हैं लोगों के, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूं, ठीक है। ये जो वीडियो है मेरी पिछली कुछ एक दो वीडियो से आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगी, ठीक है। चीज़ें वही हैं, सीधी सी बात है, आपकी एप्लीकेशन जेन्युइन होनी चाहिए कोरिया वीज़ा के केस के अंदर, ठीक है। जो एम्बेसी में लोग अंदर बैठे हैं वो मतलब कि पागल नहीं है, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन में अगर जान है, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ बहुत यहाँ पे, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ऊपर नीचे कोई गड़बड़ है तो आप समझ जाइए कि रिजेक्शन तय है, ओके। तो जो काम करना है, एक नंबर का काम करना है। और मैं अब इस वीडियो में जो बात करना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी आएंगे आगे एक डाउन द लाइन, जो मैं कुछ व्यूअर्स के हैं हमारे, वो मैं आपके साथ डाउन द लाइन शेयर करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन लेट मी स्पीक इन दिस वीडियो, जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ फिर से। रिक्वायरमेंट्स के बारे में आप हमेशा VFS की साइट पे जाकर रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं रिक्वायरमेंट्स को भी ऐड कर देता हूँ एक बार आपकी रेफरेंस के लिए, ओके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रॉपरली और ढंग से भरना है, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो डिटेल्स आपके पासपोर्ट में दी हैं एग्जैक्टली वही डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी है, ओके। आपका जो पर्पस है ट्रैवल का वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैं दोबारा इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप कहीं ये सोचें कि मैं बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, वो जल्दी लग जाएगा तो मैं घूम के फिर के आ जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिजनेस वीज़ा पे जाना तो बिजनेस के प्रूफ देने पड़ेंगे कि आपको किसने वहाँ बुलाया, किस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है आपका जाने का, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेवल हो जाती है। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, और मैं शॉर्ट टर्म विजिटर्स की ही बात करूँ इस वीडियो में, तो आपको यू हैव टू इंश्योर कि आप प्रॉपर सिलेक्शंस जो है फॉर्म पे करें जो अप्रोप्रिएट हैं आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म वीज़ा की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री से ये प्रूव होता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं और आप इतनी कंट्रीज घूम के आए हैं और आपने इतना जो ट्रैवल है, जो खर्चा अफोर्ड किया है, और आप गए और आए भी हैं वापस अपनी कंट्री में, तो दैट प्रूव्स कि आप यू आर अ जेन्युइन ट्रैवलर, ठीक है। अब क्या होता है कि शायद ही आपको कोई ये चीज़ बताएगा, या अब तक आपको किसी ने बताई है तो आई डोंट नो, लेकिन मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। आइडिया ये है कि जब आप फॉर्म एप्लीकेशन भरते हैं उसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी डालते हैं, दैट इज़ फाइन कि आप चाहे 10 कंट्रीज गए, आप चाहे 4 कंट्रीज गए, जो भी आपको डालनी है, ठीक है। अब आप एडिशनली क्या करना, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा सजेशन है, किसी जो वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स भी आप पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ नहीं दी हुई। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जरूर बात करते हैं, लेकिन अब आपको करना ये है कि अपना पासपोर्ट उठाना है और जितने वीज़ा के स्टैंप्स लगे हुए हैं आपके पासपोर्ट पे, उनकी जेरोक्स कॉपी एक ले लेनी है। कोई आपसे मांगे इन डॉक्यूमेंट्स को या नहीं मांगे, आपने अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए ये जितने भी जेरोक्स कॉपी हैं, जितने भी वीज़ास की इमिग्रेशन स्टैंप्स लगी हैं आपके पासपोर्ट पे, उन सब की कॉपी आपने लगानी है। ये एडिशनल प्रिकॉशनरी मेजर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शायद ही आपको अभी तक अगर किसी ने नहीं बताया तो आप इस चीज़ को ज़रूर कर लेना अगर आपने शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा या विजिटर वीज़ा जो है अप्लाई करना है। क्लियर है, ठीक है। तो सारे जितने भी, फिर बोलता हूँ, जितने भी वीज़ास की स्टैंप्स लगे हैं आपके पासपोर्ट पे, उसका प्रिंट आउट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं फाइनेंशियल प्रूफ्स की बात करता हूँ, अब ITR की बात आती है, ठीक है। अब ITR जो होता है, आपको मैं बता दूं कि रिजेक्शन रेट क्योंकि यहाँ पे बराबर का चल रहा है, और हाँ सक्सेस रेट भी है, ऐसा नहीं है कि लोगों की वीज़ा अप्रूव नहीं होते हैं, कोरियन एम्बेसी के थ्रू होते हैं। लेकिन जो ITR आप फाइल करने लगे हैं, मिनिमम आज की डेट में, आज के सिनेरियो के हिसाब से आप कम से कम 9 से 10 लाख की ITR दिखाएं, ठीक। क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है आपके लिए, डेफिनेटली यू गो विद द एप्लीकेशन, ठीक है। 9 से 10 लाख की आप ITR दिखाएं। मैं फिर बोलता हूं आपको, जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, ठीक है, अब उसमें जब फॉर्म होता है उसमें एस्टिमेटेड ट्रैवल कॉस्ट दी होती है, ठीक है। प्रूफ ऑफ फंड्स मतलब कि 7 दिन का स्टे, तो 7 दिन का पूरा टोटल आपका कितना खर्चा बैठता है, हायर साइड पे आप लेके चले। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बोल दूं, बाय डिफॉल्ट चाहे आप 4 दिन के लिए जाएं, आप चाहे 10 दिन के लिए जाएं, यू शुड फिल
डॉलर्स, यूएस डॉलर्स, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 2000 यूएस डॉलर्स, कि आपका ये टोटल खर्चा आप इतना कर सकते हैं, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। एट द सेम टाइम इतना ही इससे मतलब कि आप डबल लगा के चलें, या आप मतलब कि अगर 2000 आप एस्टिमेट उस पर दे रहे हैं, देन यू शुड एक्चुअली हैव, लेट मी टेल यू, 6000 यूएस डॉलर्स इन योर बैंक अकाउंट। 2000 यूएस डॉलर्स कितने हो गए? 1,64,000 के आसपास बनते हैं आज के हिसाब से, आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से। एंड प्लस अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, 6000 यूएस डॉलर्स अगर अपने अकाउंट में दिखाते हैं तो वो 5 या 6 लाख के आसपास बनते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? बिकॉज सी आईटीआर अगर आप 9-10 लाख की फाइल करते हैं, इसका मतलब कि आपकी जो इनकम है वो 70-80,000 से ऊपर है, पहली चीज। और जो 8-9-10 लाख के आईटीआर फाइल कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अकाउंट में 4 या 5 लाख रुपए एट अ टाइम ना हो, अनटिल अनलेस आप उसे उड़ाते, ज्यादा खर्चा करते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आप पैसा आपने सेव ही नहीं किया, या आपको एक्सीडेंसी बढ़ गई, आपका पैसा काफी निकल गया। अदरवाइज यूजुअली जो साल का अगर आप देखें, हिसाब लगाएं, तो आप 5 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए, चलिए और कम कर देता हूं, 4 लाख रुपए तो कम से कम साल का जोड़ सकते हैं अगर आप 8-9-10 लाख की आईटीआर दिखाने लगे हैं, 10 लाख की मैं कहता हूं बल्कि, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मेक श्योर कि आपका, अगर आईटीआर आपने 10 लाख की फाइल करनी है तो उस केस के अंदर आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपके अकाउंट में 4 या 5 लाख मिनिमम होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर रुकता हूँ और आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल देना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट सेफ्टी विंग नोमैड ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि आपके कोविड के एक्सपेंसेस, यानी कि मेडिकल एक्सपेंसेस प्लस हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस के अलावा क्वारंटीन पीरियड भी कवर करता है। यानी कि अगर आपको होटल में रुकना पड़ता है 5, 10, 20 दिन, 30 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए, आपको कवरेज मिल जाएगा। अफोर्डेबल है, जितना यूज़ करना चाहते हो उतना यूज़ करो, जब कैंसिल करना चाहते हो तब कैंसिल करो, कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं सब्सक्रिप्शन को। और प्लस रिन्यूअल की भी टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैवल डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप अगर एंड डेट नहीं डालते हैं, डालने का भी ऑप्शन है, हटाने का भी ऑप्शन है। अगर आप हटा के चलते हैं एंड डेट, तो आपकी पॉलिसी कभी एक्सपायर नहीं करेगी। कभी भी किसी भी टाइम किसी भी कंट्री में आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कोई भी ट्रैवल डेस्टिनेशन या आपको एग्जैक्ट ट्रैवल डेट्स डालने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, ठीक है। प्लस कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट लगते हैं इसको साइन अप करने में। किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में, किसी भी दुनिया के कोने में, कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल, आप इस पॉलिसी को यूज़ कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अमेजिंग कस्टमर सर्विस, अमेजिंग कस्टमर सर्विस का मतलब ये कि 5 से लेकर 47 सेकंड के बीच में इनका रिस्पांस टाइम है। प्लस अगर मैं बात करूं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की, तो आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लगानी चाहिए। उससे आपकी जो एप्लीकेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है। प्लस इमिग्रेशन क्लियरेंस भी आपका बहुत स्मूथ होता है और जल्दी से होता है। तो आप इनकी साइट पर जाके साइन अप करने के बाद पॉलिसी लेटर को प्रॉपर फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आगे लगा सकते हैं। प्लस बहुत ही अफोर्डेबल है, जितना यूज़ करना चाहो उतने के लिए पे करो। अगर आपके साथ आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं जो 10 साल से नीचे के हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कवरेज मिलती है इसके अंदर, मतलब कि 1 चाइल्ड पर एडल्ट। ऑलराइट, तो इसका जो लिंक है इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। आपको अच्छी लगे साइन अप कर लें फटाफट से। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो बैंक बैलेंस है, अब बैंक की मैं अगर बात करूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं ये चीज़, मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर की थी, लेकिन थोड़ा और डिफरेंटली कर देता हूं, ठीक है। आपका सैलरी अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आपको हम कितनी बार बोलते हैं, और इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट साउथ कोरिया वीज़ा, किसी और कंट्री की भी अगर मैं बात करूं तो आपको एक कंसिस्टेंसी अपने बैंक अकाउंट में दिखानी होती है। मैंने इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में बात की है, लास्ट कुछ वीडियोस आप देख सकते हो। वैसे मैं अब क्या कहना चाहता हूं आपको कि अब आपको हाउ टू प्लान योर ट्रिप। तो मान लीजिए कि मैं साउथ कोरिया विजिट करना चाहता हूं, मैंने प्लान किया है, मेरा मन कर रहा है मैं साउथ कोरिया जाऊं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे केस में मैं क्या करूंगा, मैं अगर आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आज ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं आज इस साल ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा ट्रैवल। तो व्हाट आई शुड डू इज कि मैं पहले अपने अकाउंट में आज की डेट में, तारीख में, या 1 या 2 महीने के अंदर मैं अपने अकाउंट में 4 या 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लूंगा, ठीक है। अब चाहे वो मेरा सैलरी अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, अब मैं इस 4 या 5 लाख को कम होने नहीं दूंगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर ये एक रनिंग अकाउंट है, कुछ बैलेंस आता है जो मेरी इनकम है, तो दैट्स फाइन, क्योंकि अगर आप सैलरीड है, हर महीने तनख्वाह आती है, तो पे स्लिप आप दोगे, आईटीआर दोगे, ठीक है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जब आईटीआर की बात कर रहा हूं, मुझे ध्यान आया कि टीडीएस की कॉपी भी लगा देना एक,
क्योंकि ये अभी मैं साउथ कोरिया वीज़ा की बात कर रहा हूँ। जापान का जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा आना था, तो उस पर मेरी एप्लीकेशन बीच में होल्ड पे चली गई थी। रीज़न बीइंग क्योंकि उन्होंने मुझसे एडिशनल प्रूफ मांगा, फाइनेंशियल प्रूफ मांगा। हालांकि मैंने एफडीज भी लगा के दी उनको, अच्छा खासा बैलेंस था मेरे अकाउंट में, उसके बावजूद उन्होंने टीडीएस मांगा मुझसे। तो टीडीएस मुझे उन्हें भेजना पड़ा अलॉन्ग विद पे स्लिप्स और प्रूफ ऑफ जो भी मेरी इनकम है, वो सब मैंने लगा के भेजी। वो हालांकि वो नहीं मांगी, बाद में वो ही कहते 7-10 दिन के बाद अब तुम अपनी पे स्लिप भी दिखाओ, अब तुम अपना ये भी दिखाओ, अब तुम वो भी दिखाओ। तो मैंने सब कुछ साथ में ही लगा के भेज दिया। ओके, तो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पे जो भी प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास है, एफडीज भी लगा सकते हो, एफडीज भी लगा सकते हो। एफडीज भी जो होती है एक्सेप्टेबल होती है, जैसे जापान वीज़ा के केस में थी। तो आई एम श्योर कि साउथ कोरिया के वीज़ा के केस में भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। ऑलराइट, तो अब मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि जो भी इतना बैलेंस आपने अपने अकाउंट में इकट्ठा किया है 4 या 5 लाख का, वो आप आज की डेट में डिपॉजिट कर दें और 6 महीने के लिए आप रुक जाएं, उस अकाउंट को हाथ ना लगाएं, जो इनकम आ रही रेगुलर आने दें, ठीक है। लेकिन पिछले 6 महीने तक आपके अकाउंट में कंसिस्टेंटली 4 या 5 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। उसमें से कम मत करना, उसमें से ना उसको ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत, बढ़ेगा तो सही, अगर सैलरी अकाउंट है या आपकी इनकम उसमें आती है, वो बढ़ेगा तो सही, ठीक है। तो अगर आप कोई सेविंग अकाउंट दिखाने लगे तो उसमें ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा डिपॉजिट महीने का मत करना। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इनकम की बात करते हैं तो जो आपका मार्शल स्टेटस है, एप्लीकेशन फॉर्म में ये भी दिया होता है मार्शल स्टेटस क्या आपका, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी रीज़न है आपका। अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं फॉर इंस्टेंस, या आप डिपेंडेंट्स हैं, तो जितना खर्चा आप शो कर रहे हैं ट्रैवल के लिए या अपने ट्रैवल पीरियड के लिए कोरिया वीज़ा के केस में, उतना ही फंड्स आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए और लोगों के लिए जो इंडिया में रुकेंगे। मतलब अगर आप मैरिड हैं, आप पर्सनली ट्रैवल कर रहे हैं, हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, वाइफ ट्रैवल करती है, तो यू हैव टू इंश्योर कि आपके अकाउंट में इतने सफिशिएंट बैलेंस हो कि जो आपके साथ पीछे डिपेंडेंट है उसका जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहें। तो वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली चेक करते हैं। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दी ये चीज़। तो जो आपका मार्शल स्टेटस, अगर मैरिड है, सिंगल है, तो कोई इतना चैलेंज नहीं आएगा। अगर आप आईटीआर अच्छी दिखाते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी दिखाते हैं और मतलब कि आप बैंक बैलेंस अपना अच्छा दिखाते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं बैंक बैलेंस में, तो इतना इशू नहीं आता। मैरिड के केस में कोई इशू नहीं है, मैरिड के केस में भी कोई इशू नहीं है। प्रोवाइडेड कि आपका पार्टनर भी अर्निंग होगा, तो आप उसका भी कोई प्रूफ दिखा सकते हैं कि मेरा पार्टनर भी अर्निंग है और इतने मेरे अकाउंट में एक्स्ट्रा पड़े हैं टू टेक केयर ऑफ हर। क्वालिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई करें साउथ कोरिया का वीज़ा, ठीक है। बिकॉज एनी हाउ दे वुड कंसिडर पीपल हु ईदर नो इंग्लिश वेरी वेल और दे वुड नो कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। और जो फॉर्म में जो आपको सिलेक्शन करनी होती है, उसमें बिल्कुल सही भरना कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो आपको बिल्कुल सही डालनी है पासपोर्ट पे। फिर उसके बाद बात करता हूं मैं एयर टिकट्स की, ठीक है। अब एयर टिकट्स जो है, इसमें क्या होता है कि उन्हें कंफर्म फ्लाइट फेयर्स चाहिए, कंफर्म चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो आप कोई भी डमी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करूंगा जिसके अंदर मैं बहुत सारे लिंक इन रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करूंगा, जहां से आप बेसिकली किसी भी कंट्री के आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डमी टिकट्स बुक कर सकते हैं। द थिंग इज कि जो भी आप अपनी डमी टिकट बुक करते हैं, आप जिस भी एयरलाइन की आपकी डमी टिकट है, मान लीजिए एयर इंडिया की डमी टिकट है आपकी, तो आप एयर इंडिया की साइट पर जाके उस पीएनआर से सर्च करें कि क्या वो फ्लाइट नंबर अवेलेबल है या नहीं। अगर वो है तो उसका प्रिंट आउट आप ले लें, ठीक है। दैट इज योर कंफर्म्ड फ्लाइट रिजर्वेशंस। जरूरी नहीं है पे करना, बिकॉज जब इतना रिजेक्शन रेट हाई है तो आप 60-70 हज़ार रुपए क्यों वेस्ट करेंगे अपने। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और होटल बुकिंग्स के लिए बहुत ही सिंपल है, सबको पता है यार, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि पे नाउ पे लेटर के ऑप्शंस होते हैं। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालो, पे लेटर कर दो, और अगर मान लो कोई रिजेक्शन आता है और आपकी ट्रैवल पीरियड जो प्लान था वो बहुत नियर है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो ताकि आपको चार्ज ना लगे, ठीक है। एक तो आपने ये चीज़ करनी है, और वो कंफर्म्ड ही होती है, यूजुअली आपको मेल आ जाती है, पीडीएफ्स आ जाती है मेल पे, तो उसे आप उसका प्रिंट आउट लेके आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हो। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने लगा हूँ आपको, मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक सजेशन दिया पासपोर्ट के रिगार्डिंग, कि अगर पासपोर्ट पे आपकी जितनी भी स्टेम्प्स लगी, कंट्रीज जितनी भी आपने विजिट की, उनका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, पहली बात, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कवर लेटर की। कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीएफएस या कोई भी एजेंट आपसे मांगे या ना मांगे, आपने कवर लेटर भरना है।
और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इसका उसको लिखा इस तरीके से होना चाहिए कवर लेटर को, ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, जस्टिफिकेशन हो इनकी। उसका सैम्पल लेटर आप मेरी साइट से भी ले सकते हो, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, कवर लेटर को रेफर कर लेना। लेकिन उसमें हो सकता है आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़े, ठीक है। आइटनरी आप उसमें यूजुअली डालते हैं कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आप अपनी ITR आप सारा स्पेसिफाई करना कि इतने प्रूफ ऑफ फंड्स आप लेके चल रहे हैं, इतना मैं कैरी कर रहा हूँ, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, और इतना जो है मेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा, ये मेरे डिपेंडेंट्स हैं एंड आई एम कवरिंग देम एज वेल इन केस दे आर नॉट ट्रैवलिंग विद यू। प्लस ये मेरी ITR है, इतने की मेरी ITR है, इतने में मेरे अकाउंट में बैलेंस है। ये सारी डिटेल्स एक कवर लेटर के फॉर्मेट में जरूर देना, बिकॉज एप्लीकेशंस बहुत आती हैं, हज़ारों की तादाद में आती हैं एम्बेसी में, और कवर लेटर देने से फ़र्क ये पड़ता है कि वो पहले कवर लेटर ही पढ़ेंगे आपका, क्योंकि उस पर समराइज करके सब कुछ आपने उनको बता दिया है कि ये दिस इज़ व्हाट माई एप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो प्रूफ ऑफ फंड्स, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी, ठीक है, आइटनरी आपकी कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ, एक और इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपके साथ अभी कवर लेटर की बात की है, प्लस मैंने आपसे बात की ट्रैवल हिस्ट्री की, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि एक काम और करना। अब कोई भी ऑनलाइन इवेंट जो कोरियन कल्चर को प्रमोट करता है, ठीक है, या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे कि कोई कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ पे, या वहाँ पे कोई एग्जीबिशन हो रही है वहाँ पे, मतलब किसी भी किस्म का जहाँ पे कोरियन कल्चर के रिलेटेड है, उसके इंटरेस्ट में है, आपको वो ज़रूर शो करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टिप है, ये एक ऐसा ट्रिक है कि जो काम कर सकता है आपके केस के अंदर। तो मान लीजिए अगर आप कोई कॉन्सर्ट वहाँ पे होता है या कोई भी इवेंट आपका होता है, आप उसे बुक कर लें। जहाँ आप इतना खर्चा करने लगे, इतना पैसा आप एप्लीकेशन में लगाने लगे, उसके बाद रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि अगर आप कोई वहाँ इवेंट बुक कर लेंगे तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कवर लेटर के अंदर भी, और उसका एक प्रिंट आउट लेके भी लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ कि मैं इस इवेंट को अटेंड करने जा रहा हूँ इस से इस पीरियड तक, एंड आई विल रिटर्न आफ्टर दैट। ओके, तो कोई ना कोई ऐसे ऑनलाइन गूगल करके सर्च कर लो यार कोई भी चीज़, और देख लो कि आप कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मतलब कि एक इंटरनेशनल स्केल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मतलब कहने का ये कि फॉरेन टूरिस्ट भी इनवाइटेड है उसके अंदर उसको देखने के लिए, ठीक है। तो शो योर इंटरेस्ट, जो कवर लेटर लगोगे उसमें दिखाना कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द कोरियन कल्चर, ये वो फलाना ढमकाना, जो भी आप न्यूज़ बनाना चाहते हो बना के उसमें डाल देना। तो कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मेट ले लो, उसमें भी चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ अच्छे से। और जितनी जो चीज़ें आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करें वही चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कवर लेटर पे, ताकि वो एक बार पढ़े, रीड करें, उसके बोले कि शायद ये एप्लीकेशन में जेन्युइन लगती है, वो फटाफट से रिवाइज करेंगे, डॉक्यूमेंट सारे लगाएं, एंड दैट्स इट। इतना जल्दी होगा, फास्ट हो जाएगा। कवर लेटर लगाने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, लेट मी टेल यू, ठीक है। एप्लीकेशन सब भरते हैं, अब एक एक एप्लीकेशन, एक एक कागज़ को वो चेक करते हैं, स्क्रूटनी उसकी होती है, उसके बाद वो कई एप्लीकेशन तो वो चेक भी नहीं करते होंगे, आई एम श्योर एक दो कागज़ देख के वो छोड़ देते होंगे कि यार इस एप्लीकेशन में कुछ लगता नहीं है मुझे। सो देयरफॉर कवर लेटर कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ऑलराइट, खत्म करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता इस वीडियो को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इस वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस मिले। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको और नए नए आइडियाज़ दूँ जो एक जेन्युइन आइडियाज़ और आपके लिए अच्छे हैं। राइट, दैट्स ऑल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय।